आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए एलएलबी कोर्स के बारे में कि बीए एलएलबी कोर्स आखिर होता क्या है। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं बीए एलएलबी कोर्स के बारे में। 21वीं शताब्दी में किसी भी देश के नागरिकों के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे अहम है। एक शिक्षा ही थी जिसके अभाव के कारण हमारे देश ने कई 100 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अपनी सारी संपदा और समृद्धि को लूटने दिया। इसी संपदा की वजह से आज अंग्रेज देश विकसित और कई गुना तरक्की कर रहे हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो किसी को भी फर्श से अंश पर पहुंचा देती है। आज हम शिक्षा के अंतर्गत एक शाखा के बारे में जानेंगे जिसे बीए एलएलबी के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखिए। अब आइए जानते हैं बीए एलएलबी कोर्स क्या होता है। बीए एलएलबी कोर्स एक 5 साल का इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत कोर्स है जिसे पूर्ण करने के पश्चात छात्र को ग्रेजुएशन की उपाधि दिलाता है। इस कोर्स में विद्यार्थियों को कुछ विषय आर्ट्स के और बाकी विषय कानून के पढ़ाए जाते हैं। यह कोर्स उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भविष्य में वकील, अधिवक्ता या जज बनना चाहते हैं। चूँकि 5 साल के इस सम्मानित कोर्स में विद्यार्थियों को बैंकिंग के कानून, आपराधिक कानून, नैतिक शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पारिवारिक कानून, समाजशास्त्र, इतिहास इत्यादि विषयों के बारे में गहन जानकारी दी जाती है। संक्षेप में कहें तो इस कोर्स कर लेने के बाद विद्यार्थियों के पास अपने करियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। अब चलिए जानते हैं बीए एलएलबी कोर्स का फुल फॉर्म के बारे में। बीए एलएलबी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ होता है, जबकि हिंदी में इसे कला में स्नातक अथवा विधि कानून में स्नातक कहा जाता है। देश के जिन विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम चलता है वहाँ पर यह कोर्स 10 सेमेस्टर्स में पूरा होता है। इस कोर्स में 2 स्नातक की उपाधि दी जाती है जो अलग अलग करने पर 6 साल का समय लेती है, जिसमें एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके के 5 साल में 10 सेमेस्टर आपको पूरे करने होते हैं। इस कोर्स के दौरान आप कुछ विषय बीए के और बाकी लॉ यानी कानून के विषय पढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं बीए एलएलबी कोर्स के दौरान पढ़े जाने वाले विषय कौन कौन से हैं। तो इसमें से पहला विषय है क्रिमिनल लॉ। जैसा कि इस विषय के नाम से समझा जा सकता है कि इसके अंतर्गत हमें आपराधिक गतिविधियों और उससे संबंधित नियम और कानून की पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद आती है बैंकिंग लॉ। इस कोर्स के अंतर्गत आपको बैंक से संबंधित नियमों और कानून के बारे में अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद आती है पेटेंट अटॉर्नी। अब ये पेटेंट अटॉर्नी क्या होती है चलिए जानते हैं। पेटेंट अटॉर्नी के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी किसी चीज़ पर अपना पूरा अधिकार रखता है और ऐसे में अगर दूसरा कोई व्यक्ति उस पहले व्यक्ति के सहमति के बिना उस पर अधिकार का उपयोग करता है तो उसके लिए जिन कानूनी नियमों का निर्धारण किया गया है उसका अध्ययन ही पेटेंट अटॉर्नी के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए बात करते हैं फैमिली लॉ की। ये फैमिली लॉ क्या होता है। ज़मीन बंटवारे में आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद में झगड़े, आपस में मारपीट, समाज में कुरीतियों का बढ़ावा देना, तलाक देना, भाई भाई में लड़ाई, गोद लेने से संबंधित विवाद, शादी में कुछ आपसी झगड़े, पारिवारिक या पर्सनल प्रॉब्लम इत्यादि को पारिवारिक अपराध या क्राइम कहा जा सकता है। और फैमिली लॉ के अंदर हम इन जैसी चीज़ें जैसे इनसे संबंधित क्राइम्स के बारे में और इसके लिए बनाए गए नियम कानून के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आते हैं टैक्स लॉ। ये टैक्स लॉ क्या होती है तो टैक्स की भरपाई से संबंधित क्राइम के लिए निर्धारित किए गए कानूनों की पढ़ाई ही इस विषय के अंतर्गत आती है। उसके बाद आती है महिला और कानून। सभी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए अवकाश की विशेष व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में यह अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद आती है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपराध की और उससे बचने की तरीकों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कानून की। सभी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विक्रियाओं का आधार तथा सेवाओं का लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध राष्ट्रों के मध्य समस्त आर्थिक सौदों से है।
इसी चीज़ के बारे में इस विषय में पढ़ा जाता है। पेशेवर नैतिकता की बात करते हैं। यह वे नैतिक मूल्य है जो हमें नियमों या अन्य व्यवसाय में निर्णय लेने के तरीके के बारे में बताते हैं। और उसके बाद आती है अत्याचार और उपभोक्ता संरक्षण कानून। भारतीय संविधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शोषण, मिलावटी वस्तुओं और सेवाओं की कमी से बचाने के लिए हम इस विषय की पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद आती है संवैधानिक कानून। हमारा भारत देश संवैधानिक मूल्यों पर चलता है। यह वाक्य तो आपने अक्सर सुना होगा, मगर यह संवैधानिक मूल्य क्या है यह सबको नहीं मालूम होता है। वे सभी संवैधानिक मूल्यों की पढ़ाई हम संवैधानिक कानून के अंदर करते हैं। उसके बाद आती है साक्ष्य कानून। साक्ष्य कानून उन कानूनों का समूह होता है जो निर्धारित करते हैं किसी विधिक कार्यवाही में क्या क्या तथ्य प्रमाण के रूप में मान्य होंगे और क्या क्या नहीं। इसकी जानकारी हमें साक्ष्य विधि पढ़कर ही मिलती है। उसके बाद आती है मध्यस्थता, सुलह और वैकल्पिक। जब न्यायालय में कोई केस आता है तो न्यायाधीश उसका फैसला सुनाते हैं, मगर दोनों ही पार्टी के पास इसके अलावा एक और रास्ता होता है जिसमें वे न्यायालय के बाहर मध्यस्थता सुलह करके केस को ख़त्म कर सकते हैं। इस विषय के अंदर हम इन्हीं तरीके के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आती है मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस विषय में सामान्य मापदंड शामिल है जो हर समय सभी पर लागू होते हैं, और साथ ही विशेष मापदंड जो कुछ स्थितियों पर लागू होते हैं, जैसे कि चीज़ों का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। और उसके बाद आती है पर्यावरण कानून। पर्यावरण किसी एक निजी संपत्ति नहीं होती। अगर आप उसे नुकसान देते पाए जाते हैं तो आप पर उचित दंड सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे कैसा दंड, कितना दंड, इन सभी बातों को ब्यौरा इस विषय में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं संपत्ति कानून यानी संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण संहिता के बारे में। संपत्ति कानून संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण संहिता 1882 1 जुलाई को लागू हुआ ताकि लोग प्रॉपर्टियों का लेन देन आसानी से कर सके। भारतीय कानूनी व्यवस्था में सबसे पुराने कानूनों में से यह एक है जिसका अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद बात आती है न्यायशास्त्र की। न्यायशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको हम सीधा अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, मगर न्यायशास्त्र इस लॉ को समझने के लिए एक अच्छा विषय है। न्यायशास्त्र का मतलब है लॉ का ज्ञान। उसके बाद आती है व्यवहारिक प्रशिक्षण। कानूनी सहायता प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। जब आप BLLB कोर्स में अध्ययनरत हो जाएंगे तो आपको इस बस किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा। उसके बाद आती है सिविल प्रक्रिया संहिता CPC। इस विषय में सिविल मामलों में यह न्याय के प्रशासन से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन हमें करना होता है। उसके बाद बात आती है विधियों की व्याख्या। विधि मनुष्य के व्यवहार के वह सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। इस विषय के अंदर हम उन्हीं सामान्य नियमों को पढ़ते हैं। और इसके बाद आती है कानूनी लेखन। कानूनी लेखन में सबूत का विश्लेषण, कानूनी विज्ञापन और ऐसे ही अन्य दस्तावेजों में तर्कों की प्रस्तुति की जाती है। इन कार्यों को सही ढंग से करने का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं। और इसके बाद आती है छत और अन्य स्थानीय कानूनों सहित भूमि कानून। यह भारत का एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग करके सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। किन परिस्थितियों में सरकारों को ऐसे अधिकार मिलता है या इस विषय के अंदर पढ़ा जाता है। इसके बाद बात आती है प्रशासनिक कानून की। इस कानून के द्वारा अधिकारियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता है। यह प्रशासन से संबंधित विधि है। और उसके बाद बात आती है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की। इस विषय के अंदर सभी तरह के अपराधों के लिए मिलने वाली सजाओं का वर्णन किया गया है। और उसके बाद आती है कंपनी कानून। देश में काम कर रही है सभी कंपनी, भले ही वह उस देश को हो, लेकिन विदेशी उन्हें उस देश के कानून को मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी नियमों के अनुसार। उन सभी नियमों के बारे में इस विषय में शिक्षा दी जाती है। उसके बाद आती है व्यवहारिक प्रशिक्षण, मूट कोर्ट। यह हूबहू कोर्ट रूम में चलने वाली प्रक्रिया होती है। दोनों तरफ विद्यार्थियों को वकील बना दिया जाता है। इस तरीके से विद्यार्थियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी प्रैक्टिकल असेसमेंट की भी होता है। BA LLB करने के लिए क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है, यानी कि BA LLB एलिजिबिलिटी के चलिए बड़ी इसके बारे में बात करते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको कम से कम 10+2 यानी कि 12वीं पास होना ज़रूरी है।
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने 12वीं कक्षा आर्ट्स स्ट्रीम से की हो या मैथ्स अन्यथा कॉमर्स स्ट्रीम से की हो। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज सिर्फ आर्ट स्टूडेंट को ही एडमिशन देते हैं, मगर ज़्यादातर शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय सभी को दाखिला दे देते हैं। अब सवाल यह आता है कि इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए कितने प्रतिशत अंक होना ज़रूरी है। BA LLB में दाखिला के लिए 12वीं कक्षा में निम्नतम 50% अंकों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ निजी शिक्षण संस्थान अपने हिसाब से न्यूनतम अंकों के मापदंड को बढ़ाते घटाते रहते हैं। अब चलिए जानते हैं BA LLB के बाद क्या करें, उसके बाद करियर स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले कर सकते हैं, यह कोर्स पूरा कर लेने के बाद आप लेक्चर के तौर पर कार्यरत हो सकते हैं। दूसरा, आप एक लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। तीसरा, लीगल एसोसिएट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। चौथा, जूनियर लॉयर का पोस्ट आपको मिल सकता है, आप लीगल एक्सपर्ट एडवाइज़र के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। और कॉर्पोरेट लॉयर, प्राइवेट प्रैक्टिस एडवोकेट, गवर्नमेंट लॉयर, मजिस्ट्रेट, नोटरी, ये सब के पद पर आप कार्य कर सकते हैं। तो कैसा लगा BA LLB के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।